हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन क्रो रैंसम की। जॉन क्रो रैंसम न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर वही हैसियत रखते हैं और एक वही इम्पोर्टेंस रखते हैं जो रोमांटिक एज के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज रखते हैं। जॉन क्रो रैंसम 1888 में इनका जन्म हुआ और 1974 में इनकी डेथ हो गई। जॉन क्रो रैंसम अपनी पोइट्री के डिवीजन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने पोइट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहले को इन्होंने फिजिकल पोइट्री कहा और दूसरी को प्लेटोनिक पोइट्री और थर्ड को रोमांटिक या विक्टोरियन पोइट्री। इसके अंदर दोनों पोइट्री आ जाती हैं, रोमांटिक पोइट्री या फिर विक्टोरियन पोइट्री। फिजिकल पोइट्री में जॉन क्रो रैंसम ने कहा और उस पोइट्री की बात की, उस शायरी की बात की जिसमें फिजिकल या कंक्रीट ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, या फिर एक ऐसी पोइट्री, एक ऐसी शायरी जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस अपीयरेंस की बात करती है। यानी फिजिकल पोइट्री, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ऐसी पोइट्री, ऐसी शायरी फिजिकल जो कि शरीर से, बॉडी से, अपीयरेंस से रिलेट करेगी, वो कहलाएगी फिजिकल पोइट्री। इसके अपोजिट में चलती है प्लेटोनिक पोइट्री। प्लेटोनिक पोइट्री ऐसी शायरी है, ऐसी पोइट्री है जो फिजिकल पोइट्री की अपोजिट है और ये बात करती है किसी कंसेप्ट की या किसी ऐसे आइडिया की जो फिलोसफिक ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो फिजिकल पोइट्री ऐसी शायरी है, ऐसी पोइट्री है जो किसी चीज की सरफेस की बात करती है, किसी चीज की बॉडी की बात करती है, यानी जो हमें दिख रहा है उसकी बात करती है फिजिकल पोइट्री। और प्लेटोनिक पोइट्री उस कंसेप्ट की, उस आइडिया की बात करती है जो फिलोसफिकल होता है और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। तो प्लेटोनिक पोइट्री में आइडियाज की बात की जाती है, कंसेप्ट की बात की जाती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। जबकि फिजिकल पोइट्री में ऐसी चीजों की बात की जाती है जो कि विजिबल होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। तीसरा है रोमांटिक पोइट्री, यानी ऐसी शायरी, ये तो आपने पता ही होगा, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज में रोमांटिक पोइट्री ऐसी शायरी होती है, ऐसी पोइट्री होती है जहां पर हम रोमांस की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, पैसिमिज्म की बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड रोमांटिक पोइट्री। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन क्रो रैंसम। जॉन क्रो रैंसम एक ऐसे टीचर्स हैं, ग्रेट टीचर। जॉन क्रो रैंसम क्या है? एक ऐसे ग्रेट टीचर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है। जॉन क्रो रैंसम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर बहुत सारी नई नई थियरी दी हैं, नए नए कंसेप्ट दिए हैं। जॉन क्रो रैंसम ने जॉर्ज लैनिंग को काफी इन्फ्लुएंस किया, इसी के साथ रॉबर्ट लोवेल को इन्फ्लुएंस किया है, एलन टेट को इन्फ्लुएंस किया, रॉबर्ट पेन वॉरन को इन्फ्लुएंस किया एंड क्लिंथ ब्रूक्स इनको इन्फ्लुएंस किया। ये सारे नेम हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर बहुत ही बड़े नाम माने जाते हैं, चाहे एलन टेट हो, रॉबर्ट पेन वॉरन हो, क्लिंथ ब्रूक्स हो, ये सारे बड़े नाम माने जाते हैं। और ये सभी लोग जॉन क्रो रैंसम के स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो एक थियरी है, जो एक पूरी की पूरी एज है जो आज तक चली आ रही है, तो न्यू क्रिटिसिज्म ये इन्हीं का एक टाइटल आया था, इन्हीं के एसओ का एक वॉल्यूम आया था जिसका टाइटल था द न्यू क्रिटिसिज्म, और ये 1941 में पब्लिश हुआ था। न्यू क्रिटिसिज्म नाम का इनका एक एसेज वॉल्यूम 1941 में पब्लिश किया गया था जिसका टाइटल था न्यू क्रिटिसिज्म, और वहीं से एक पूरी की पूरी एज को लिया गया है न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से। यानी न्यू क्रिटिसिज्म जो थियरी है ये इन्हीं के ऐसे वॉल्यूम से लिया गया टाइटल है। न्यू क्रिटिसिज्म कह रहे हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म एंड थियरी डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी थॉट थ्रू आउट द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी के मिडल में जो एक अमेरिकन लिटरेरी थॉट्स शुरू हुए थे, तो कह रहे हैं वो थॉट्स क्या थे? कह रहे हैं मेथड ऑफ क्लोज रीडिंग, कि वो जो आइडियाज थे जो 20th सेंचुरी के मिड में शुरू हुआ था न्यू क्रिटिसिज्म, इसमें बात की गई थी क्लोज रीडिंग की। और यहाँ पर और दूसरी उन चीज़ों की बात की गई थी जो कि लिटरेरी स्टडीज से
जुड़े हुए थे, रेलिवेंट थे, क्रिटिसिज्म इवन टुडे, और आज भी जिन चीज़ों की बात की जा रही है वो सब रिलेटेड है क्लोज रीडिंग से। आज भी जो क्रिटिसिज्म की बात हो रही है वो न्यू क्रिटिसिज्म की बात हो रही है और टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए बात हो रही है। जॉन क्रो रैंसम, सबसे जो जरूरी बात जानने की है जॉन क्रो रैंसम के बारे में, एक तो ये इनका ऐसे है न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से, जो 1941 में पब्लिश हुआ था। दूसरी बात है जो इससे भी मशहूर है और फेमस है, क्रिटिसिज्म इंक 1937 में, क्रिटिसिज्म इंक 1937 में आया था। और ये कह रहे हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, और इसकी इसी तरह से इम्पोर्टेंस है, इसी तरह के इसकी जो है महत्व है, जैसे कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स की इंपॉर्टेंस थी, जो कि 1801 में आया। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज ने जो प्रीफेस लिखा था लिरिकल बैलेट्स का, उसकी जो इम्पोर्टेंस है सेम इसी तरह क्रिटिसिज्म इंक की इम्पोर्टेंस है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिरिकल बैलेट्स का जो प्रीफेस था उसमें बताया गया था कि लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, स्टाइल्स कैसे होने चाहिए, उसकी थीम कैसी होनी चाहिए, मेटाफर्स और पैराडॉक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जो भी चीजें थी रोमांटिक एज के अंदर, वो सारी बातें लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में कही गई थी। इसी तरह न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर जो भी एम्स हैं, जो भी एटीट्यूड्स हैं, जो भी एजम्पशंस हैं, और जो दूसरे थॉट्स और आइडियाज हैं, वो सारी की सारी चीजें क्रिटिसिज्म इंक में बताई गई हैं। रैंसम बिलीव्स, कह रहे हैं कि जॉन क्रो रैंसम का ये यकीन था, ये विश्वास था, दैट क्रिटिसिज्म मस्ट बिकम मोर साइंटिफिक, प्रिसाइज एंड सिस्टमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना। जॉन क्रो रैंसम ने कहा है कि क्रिटिसिज्म कैसी होनी चाहिए, मस्ट बिकम मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक होनी चाहिए, प्रिसाइज माने स्पेसिफिक होनी चाहिए, एंड सिस्टमेटिक, और क्रिटिसिज्म सिस्टमेटिक होना चाहिए। तीन बात कही है जॉन क्रो रैंसम ने क्रिटिसिज्म इंक में, कि एक तो क्रिटिसिज्म साइंटिफिक हो, दूसरा प्रिसाइज हो, और तीसरा सिस्टमेटिक हो। और उसके बाद में उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि एलन टेट, क्लिंट ब्रूक्स और रॉबर्ट पेन वारन, ये ऐसे थियरिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है दूसरे कंसेप्ट को प्रोड्यूस करने में, दूसरे कंसेप्ट को बनाने में क्लोज रीडिंग के अंदर। और बाद में यही जो लोग हैं जैसे कि एलन टेट, क्लिंट ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन वारन, ये कैसे बन गए? लेटर बिकेम होल मार्क ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, बाद में होल मार्क बन गए। ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर दो चीजें जो जॉन क्रो रैंसम से जुड़ी हुई हैं, पहले तो है उनका ये एसे द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्रिटिसिज्म इंक 1937 में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एसे के अंदर वो सारी बातें बताई गई हैं, वो सारे कंसेप्ट बताए गए हैं, वो सारे आइडियाज बताए गए हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। आगे बात करेंगे क्रिटिसिज्म इंक की। क्रिटिसिज्म इंक में जो इन्होंने जॉन क्रो रैंसम ने इस बुक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्रिटिसिज्म इंक हैज 5 पार्ट्स, कि क्रिटिसिज्म इंक के 5 पार्ट्स हैं, 5 इसके भाग हैं। पहले भाग में अब एक एक करके हम बात करते हैं कि पहले भाग में जॉन क्रो रैंसम ने बात की है क्रिटिसिज्म के बिजनेस की, कि क्रिटिसिज्म का नेचर कैसा होना चाहिए, क्रिटिसिज्म क्या है, उसका कैसा नेचर हो, क्या इसका स्टाइल हो, सिस्टमैटिक हो, साइंटिफिक हो, कैसा होना चाहिए क्रिटिसिज्म। तो पहले पार्ट में यही बातें की गई हैं, और कहा है जॉन क्रो रैंसम ने कि किसी भी इंसान ने आज तक प्रॉपर बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं किया। नो बडी हैज स्पोकन, किसी ने बात नहीं की किसी भी तरह से प्रॉपर क्रिटिसिज्म की, यानी आज तक जो क्रिटिसिज्म चलता आ रहा है, कि जो ओल्ड क्रिटिसिज्म है, ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म है, क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, वो प्रॉपर क्रिटिसिज्म नहीं है। तो जॉन क्रो रैंसम ने कहा कि आज तक किसी ने भी प्रॉपर क्रिटिसिज्म की बात नहीं की, और जो लोग क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग कैसे हैं? एमेच्योर हैं, यानी वो अभी सीख रहे हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, जानते नहीं है कि क्रिटिसिज्म क्या है, वो तो खुद क्रिटिसिज्म को सीख रहे हैं। तो कहा है, जो दो बात कही है इसमें, कि पहली बात तो आज तक किसी ने प्रॉपर क्रिटिसिज्म की बात की नहीं,
और जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म की बात की है वो इस फील्ड में एमेच्योर हैं, अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये जो एमेच्योर लोग हैं, एमेच्योर क्रिटिक हैं, जो कि इनको जरूरत है कि क्या कैसे ट्रेंड टू क्रिटिसिज्म, के इनको क्रिटिसिज्म के अंदर ट्रेंड करने की जरूरत है। और अभी तक इनको जो है ट्रेंड नहीं किया गया, तो जरूरत है कि पहले इन लोगों को ट्रेंड किया जाए, इन्हें बताया जाए कि एक प्रॉपर क्रिटिसिज्म क्या होता है, एक सिस्टमैटिक क्रिटिसिज्म क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म क्या होता है, तब इनको कहा जा सकता है कि अच्छा क्रिटिसिज्म कर पाएंगे। देयर आउटपुट व्हाट दे कॉल क्रिटिसिज्म इज नॉट द रियल क्रिटिसिज्म। और जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं जिसको ये क्रिटिसिज्म का नाम देते हैं, इज नॉट द रियल क्रिटिसिज्म, वो रियल क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। कि ये जो एमेच्योर क्रिटिक हैं जो कि क्रिटिसिज्म का काम कर रहे हैं, और इसको हम रियल क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू रैंसम के अकॉर्डिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड परफॉर्मर्स। उनके नजदीक तीन तरह के ट्रेंड परफॉर्मर्स हैं जो कि क्रिटिक का काम कर सकते हैं, उसको उन्होंने बताया। कह रहे हैं कि टैलेंट्स नीडेड फॉर अ क्रिटिक, यानी तीन तरह के लोग ऐसे हैं जो एक अच्छा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पहले नंबर पर उन्होंने लिया है द आर्टिस्ट। पहले नंबर पर आर्टिस्ट है। कहा है आर्टिस्ट के बारे में, जॉन क्रो रैंसम ने कहा है कि बिलीव दैट आर्टिस्ट इज अ गुड जज ऑफ हिज आर्ट, कि एक अच्छा जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी कला को लेकर, अपनी जो रचना है, अपनी रचना को लेकर अच्छे से जज कर लेता है। कि एक आर्टिस्ट अपनी रचना को अच्छे से जज कर लेता है, और वो जानता है, ही शुड नो गुड आर्ट व्हेन ही सीज इट। और जब भी वो कहीं किसी आर्ट को देखता है, किसी रचना को देखता है, तो वो पता लगा लेता है कि वो आर्ट अच्छी है या नहीं। यानी कोई भी आर्टिस्ट अपने फील्ड में माहिर होता है, और किसी भी फील्ड का आर्टिस्ट जब अपने फील्ड की किसी आर्ट को देखता है, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो लिखने वाला कोई शायर हो, चाहे लिखने वाला कोई लेखक हो, या कोई ड्राइंग करने वाला हो, पेंटिंग करने वाला हो, म्यूजिक बजाने वाला हो, किसी भी तरह का आर्टिस्ट अपनी अच्छी आर्ट को पहचान लेता है। बट आर्टिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क इज इनिशिएटिव एंड नॉट डायलैक्टिकल। ये कह रहे हैं लेकिन किसी भी आर्टिस्ट की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट की जो समझ है, उसकी जो नॉलेज है, वो हमेशा काम को लेकर कैसे रहती है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव माने इमोशनल। कि कोई भी आर्टिस्ट जो होता है वो अपने काम को लेकर और अपनी नॉलेज को लेकर हमेशा कैसे रहता है, जो इमोशनल रहता है, वो अपनी फीलिंग से काम लेता है। एंड नॉट डायलैक्टिकल, वो फैक्ट से काम नहीं लेता। इनिशिएटिव माने फीलिंग, कि हमेशा एक आर्टिस्ट किसी जब आर्ट को समझता है, किसी रचना को समझता है, तो हमेशा फीलिंग से काम लेता है। इनिशिएटिव हमेशा फीलिंग से काम लेता है। एंड नॉट डायलैक्टिकल, कभी भी वो फैक्ट से काम नहीं लेता। ही कैन नॉट वेरी वेल एक्सप्लेन हिज थियरी, और वो कभी भी थियरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आर्टिस्ट आर बेटर इक्विप्ड टू स्पीक अबाउट द टेक्निकल रादर देन थियोरेटिकल नेचर ऑफ देयर वर्क। ये कह रहे हैं कि जो एक आर्टिस्ट होता है, जो एक कलाकार होता है, जो एक फनकार होता है, वो किसी भी आर्ट के टेक्निकल जो होता है, जो उसकी टेक्निकल फीचर्स होते हैं, उनके बारे में तो बात कर लेता है, लेकिन जो उसके थियोरेटिकल नेचर होता है वर्क का, उसके बारे में वो बात नहीं करता। यानी कोई भी आर्टिस्ट फीलिंग से तो काम ले लेता है, लेकिन जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो जरूरी है, जो एक क्लोज जो है एक क्लोज रीडिंग होती है किसी भी आर्ट को लेकर, एक जो आर्टिस्ट है वो उसको नहीं कर पाता। ठीक है। अब इन्होंने जो दो वर्ड यूज किए गए हैं ऊपर, इनिशिएटिव एंड डायलैक्टिकल, बताया कि इनिशिएटिव बेस्ड ऑन अ फीलिंग रादर देन नॉलेज ऑफ फैक्ट। कि जो इनिशिएटिव है, एक आर्टिस्ट कैसा होता है, इनिशिएटिव होता है कि वो फीलिंग पर बेस होकर हमेशा फैसले सुना दिया करता है, और कभी भी वो नॉलेज या फैक्ट की बात नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने कहा है डायलैक्टिकल। ये जो वर्ड है डायलैक्टिकल, कह रहे हैं अ मेथड ऑफ एग्जामिन एंड डिस्कसिंग आइडिया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ। कि डायलैक्टिकल एक ऐसा मेथड है किसी भी चीज को एग्जाम करने का, किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करने का, क्या करने के लिए, टू फाइंड द ट्रूथ, सच्चाई को तलाश करने के लिए।
वे इन विच टू अपोजिंग आइडियाज, और डायलैक्टिकल में दो अलग अलग आइडियाज होते हैं, बिल्कुल अपोजिट आइडियाज होते हैं, आर कंपेयर्ड, और उन दो अपोजिट आइडियाज को कंपेयर कर दिया जाता है टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, कोई हल निकालने के लिए, ठीक है, उन दोनों को शामिल करते हुए। यानी डायलैक्टिकल में दो अलग अलग अपोजिट आइडियाज होते हैं और उन दोनों अपोजिट आइडियाज को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाता है ताकि हम किसी सॉल्यूशन पर पहुंच जाएं, ठीक है। नेक्स्ट कहा है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द आर्टिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क इज बेस्ड ऑन फीलिंग। वही बात आ रही जो ऊपर आई है कि किसी भी कलाकार की, किसी भी फनकार के, किसी भी आर्टिस्ट की जो समझ होती है किसी भी वर्क को लेकर, वो हमेशा उसकी फीलिंग पर बेस करती है और वो फैक्ट्स पर कभी भी बेस नहीं करती। और डीएच लॉरेंस ने बिल्कुल सही कहा है अपने माइंड में, जब उसने, यानी अपने डीएच लॉरेंस ने अपने माइंड से जो बात कही है, जब उसने एक क्रिटिक को मशवरा दिया है, एडवाइस किया कि जब डीएच लॉरेंस ने एक क्रिटिक को मशवरा दिया है तो उसने अपने दिमाग में जो बात रखी है वो बिल्कुल सही बात थी। उसने अपने दिमाग में क्या कहा कि नेवर ट्रस्ट द आर्टिस्ट, ट्रस्ट द टेल, कि कभी भी एक कलाकार पर, एक फनकार पर यकीन मत करो। यकीन किस पर करो? ट्रस्ट द टेल, उस टेल पर जो उसने रचना बनाई है, हमेशा उस चीज पर गौर करो, ना कि आप आर्टिस्ट पर गौर करने लगे। तो डीएच लॉरेंस की लाइन पे आप याद रख लें, तो एक क्रिटिक के लिए इनका एक मशवरा है कि आप हमेशा आर्टिस्ट पर यकीन ना करें, बल्कि हमेशा आप उसकी बनाई गई रचना पर, उसकी बनाई गई कहानी पर, उसके बनाए लिखी गई पोयम पर, ये जो भी चीज वो कर रहा है, जिस फील्ड का भी वो आर्टिस्ट है, आप उसके उस चीज पर फोकस करें। कहा है कि किसी भी क्रिटिक का जो एक प्रॉपर फंक्शन होता है वो उस कहानी को, उस रचना को सेव करना है उसके पैदा करने वाले या उसके बनाने वाले कलाकार से, कि जो कलाकार किसी रचना को बना रहा है, किसी कला को बना रहा है, आप उस रचना को, उस, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई पोयम हो, चाहे वो कोई प्रोज हो, कुछ भी चीज हो, आप उसकी उस चीज को उससे फौरन ले लें। कह रहे हैं कि द रीजन द टेल हैज टू बी सेव्ड फ्रॉम द आर्टिस्ट इज दैट द टू अपोजिंग मॉरल्स द आर्टिस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये कह रहे हैं कि उससे उस रचना को लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर आर्टिस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि आर्टिस्ट के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। यहाँ भी यही लाइन आ रही थी कि नेवर ट्रस्ट द आर्टिस्ट, कि आप कभी भी आर्टिस्ट पर यकीन ना करें। आप जो भी वो काम कर रहा है, जो भी जिस फील्ड में भी वो काम कर रहा है, आप उसकी रचना पर, उसकी टेल पर, उसके टेक्स्ट पर, उसकी पोएम पर गौर करें, आर्टिस्ट पर गौर ना करें। तो पहला इन्होंने बोला है आर्टिस्ट के, एक आर्टिस्ट एक अच्छा जज होता है, उसका अच्छा फैसला हो सकता है किसी भी रचना को लेकर, लेकिन हम आर्टिस्ट को भी अच्छा नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा अपनी फीलिंग से काम लेता है, इमोशन से काम लेता है, जबकि वो फैक्ट से, रूल रेगुलेशन से, क्लोज रीडिंग से काम नहीं लेता। इसीलिए एक आर्टिस्ट जो भी रचना बनाता है, जो भी वो कलाकृति बनाता है, उससे उस कलाकृति को, उस रचना को, उस आर्ट को फौरन ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट पर यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरा उसने कहा है जॉन क्रो रैंसम ने, द फिलोसोफर, कि एक फिलोसोफर भी एक अच्छा क्रिटिक हो सकता है, लेकिन क्यों हो सकता है? ही शुड नो ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, क्योंकि एक फिलोसोफर को, एक थिंकर को सारे फंक्शन का पता होता है किसी भी फाइन आर्ट की, और जो भी उसकी थियरी होती है वो बहुत ही जनरल होती है। हिज फैमिलियरिटी विद पार्टिकुलर वर्क्स विल नॉट बी इंटीमेट, ये कह रहे हैं, लेकिन उसकी जो फैमिलियरिटी है, उसकी जो जान पहचान है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को लेकर, विल नॉट बी इंटीमेट, वो सही नहीं ठहराई जा सकती। ऐसे क्यों है? ही मेक्स आर बेस्ड मोर ऑन अदर जनरलाइजेशन, क्योंकि जो भी वो किसी चीज को क्रिटिसाइज करेगा, वो उसका क्रिटिसिज्म बेस होगा दूसरे जनरलाइजेशंस पर, एंड नॉट बेस्ड ऑन द एक्यूट स्टडी ऑफ पार्टिकुलर, यानी जो पार्टिकुलर टेक्स्ट किसी फिलोसोफर के सामने रखा हुआ है, किसी थिंकर के सामने रखा हुआ है, वो उसकी एक्यूट, बिल्कुल एग्जैक्टली स्टडी नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या करेगा? बेस्ड मोर ऑन अदर जनरलाइजेशन, बल्कि जो उसको दूसरी नॉलेज है थिंकर को, फिलोसोफर को, क्योंकि फिलोसोफर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, थिंकर्स, जो फिलोसोफर्स थिंकर्स ही होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है इनके पास, तो उसी नॉलेज के आधार पर ये लोग क्या करते हैं? दूसरे वर्क को क्रिटिसाइज कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरह फिलोसफर के क्रिटिसिज्म पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिलोसफर भी किसी वर्क की क्लोज रीडिंग नहीं करते, बल्कि दूसरी दूसरी नॉलेज के आधार पर, जो पहले से उनके पास नॉलेज है, उसी नॉलेज के आधार पर वो इस वर्क को भी क्रिटिसाइज करेंगे जो उनके सामने अब पेश किया गया है, उनको दिया गया है। दो लोग हो गए, पहला आर्टिस्ट हो गए, दूसरे फिलोसफर, और तीसरे ये जो टीचर होते हैं यूनिवर्सिटी के, साहित्य के जो टीचर होते हैं, लिटरेचर के टीचर या प्रोफेसर आप बोल सकते हैं कि लिटरेचर के जो प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी एक वर्क का अच्छा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। देखते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर ये बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, तो इसीलिए इनको जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उसका चार्ज देना चाहिए, कि किसी भी वर्क का जो क्रिटिसिज्म है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मत यहाँ पर ये है, और ही प्रूव्स टू बी अ ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट द पोएट एंड फिलोसफर, कि ये बहुत ही निराश करने वाली बात है पोएट और फिलोसफर से भी ज्यादा। क्यों क्यों निराश हो जाते हैं हम लोग? बिकॉज क्योंकि वी एक्सपेक्ट मोर ऑफ हिम, क्योंकि हमें प्रोफेसर से और एक यूनिवर्सिटी टीचर से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। प्रोफेसर्स ऑफ लिटरेचर आर लर्नड बट नॉट क्रिटिकल मैन, और परेशान करने वाली बात यह है कि जो लिटरेचर के प्रोफेसर्स हैं वो बहुत पढ़े लिखे तो होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन क्रिटिकल नहीं होते, नॉट क्रिटिकल मैन, लेकिन वो क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते। ये हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस करने वाली बात है। Their professors' moral is very low, and they have mastered all the techniques of escaping from their responsibility. ये कह रहे हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी जो नैतिकता होती है वो बहुत लो होती है, यानी वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो बहुत ही कम स्तर पर कर पाते हैं, और वो हमेशा टेक्निक के मास्टर तो होते हैं, उन्हें सब चीज़ आती हैं, सारी टेक्निक्स उनको आती हैं ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सारी टेक्निक्स हैं उनके पास, अच्छे विद्वान होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? एस्केपिंग फ्रॉम देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, यानी सही से क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते। It has become easy for a professor to spend a lifetime compiling the data of literature, कि किसी प्रोफेसर के लिए बहुत आसान सी बात होती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लिटरेचर के डाटा को कंपाइल करने में, उसको इकट्ठा करने में तो बिता देता है, विदाउट एवर पासिंग अ लिटरेरी जजमेंट, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी भी कोई लिटरेरी जजमेंट नहीं दे सकता। यानी प्रोफेसर पूरी जिंदगी पीएचडी कराते रहते हैं, थीसिस कराते रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो बहुत कम ऐसे प्रोफेसर हैं जो एक टर्म भी इन्वेंट करें, हमेशा दूसरों को पढ़ते रहते हैं, दूसरों को पढ़ते रहते हैं, और एक टर्म भी, एक थियरी भी इन्वेंट नहीं कर पाते अपनी पूरी जिंदगी में। बस क्या करते हैं? दूसरों के डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और उसी को बोलते रहते हैं, उनका अपने पास से कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा, जो उनको रैंसम ने, कि दे आर लर्नड बट नॉट क्रिटिकल मैन, पढ़े लिखे होते हैं लेकिन क्रिटिकल नहीं होते, इसलिए वो क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पाते। Nevertheless, it is from the professor that we should expect intelligent standard of criticism. It is their business. ये कह रहे हैं इसीलिए हमें प्रोफेसर से उम्मीद करनी चाहिए कि जो वो कैसे हो, वो इंटेलिजेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, कि वो क्रिटिसिज्म को एक इंटेलिजेंट स्टैंडर्ड पर लेकर जाएं, एक अच्छे से उसका क्रिटिसिज्म करें, ठीक है। और कहा है इट इज देयर बिजनेस, और यही उनका काम होना चाहिए कि प्रोफेसर क्रिटिसिज्म अच्छे से करें, किसी भी टेक्स्ट को अच्छे से एनालाइज करें, उसकी क्लोज रीडिंग करें, तब उसका एक अच्छे से क्रिटिसिज्म दे, और यही इट इज देयर बिजनेस, यही इन लोगों का काम है। जो अच्छा क्रिटिसिज्म है वो भी जॉन क्रोरैंसम ने बताया कि एक अच्छा क्रिटिसिज्म कहाँ देख सकते हैं। द प्रॉपर सीट ऑफ क्रिटिसिज्म इज इन द यूनिवर्सिटीज, कि किसी भी क्रिटिसिज्म का जो सबसे अच्छा स्थान है, जो सबसे अच्छी जगह है किसी भी क्रिटिसिज्म की, वो यूनिवर्सिटी है, कि सबसे अच्छा क्रिटिसिज्म यूनिवर्सिटी में होता है। कहा है वही बात जो भी ऊपर आई थी, फिर जो उनको रैंसम उनको दोहराते हैं, कहते हैं मस्ट बिकम मोर साइंटिफिक और प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक, कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक, के साइंटिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, एंड सिस्टमैटिक, और सिस्टमैटिक होना चाहिए।
कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म के अंदर कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए, कैसे हो, कलेक्टिव, यानी क्रिटिसिज्म को भी हमें कैसा बना देना है, कलेक्टिव, उसको कलेक्टिव बनाना है। एंड सस्टेन एफर्ट ऑफ लर्न पर्सन, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म को भी साइंटिफिक बनाना चाहिए, प्रिसाइज बनाना चाहिए और सिस्टमैटिक बनाना चाहिए। देयरफॉर इसीलिए कह रहे हैं इट्स प्रॉपर प्लेस इन द यूनिवर्सिटीज, के क्रिटिसिज्म की जो जगह है, जो अपनी इसके एक स्थान है, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर है। जॉन क्रोरेंजम यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल साइंस की तरह नहीं है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है, कि बिल्कुल साइंस की तरह नहीं है क्रिटिसिज्म। ये आप याद रख लें कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल साइंस की तरह नहीं हो सकता, और ना ही नियरली एग्जैक्ट साइंस, और ना ही बिल्कुल जो एक एग्जैक्ट साइंस है उसके आसपास भी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, जैसे कि साइकोलॉजी है या सोशियोलॉजी है या इकोनॉमिक्स है, इनके आसपास क्रिटिसिज्म नहीं होता। आर ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट साइंस, और ना ही क्रिटिसिज्म कोई पूरी तरह से साइंस होता है, ना तो साइंस पूरी तरह से साइंस नहीं है क्रिटिसिज्म, और ना ही साइंस के आसपास है, बल्कि फिर क्रिटिसिज्म क्या है, इट इज बेटर टू कॉल देम सिस्टमैटिक स्टडीज, बल्कि क्रिटिसिज्म एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। साइंस तो बिल्कुल अलग चीज है, आप यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बहुत कम प्रैक्टिकल हैं जो लैंग्वेज के अंदर किए जाते हैं। लेकिन जॉन क्रोरेंजम ये कह रहे हैं कि आप क्रिटिसिज्म को एग्जैक्टली साइंस नहीं कह सकते, और ना ही साइंस की तरह है क्रिटिसिज्म, बल्कि आप ये कह सकते इट इज बेटर टू कॉल, ये कहना अच्छा होगा कि क्रिटिसिज्म क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी, कि क्रिटिसिज्म एक सिस्टमैटिक स्टडी है। The enterprise of criticism must then be handled by professionals and not by amateur। ये कह रहे हैं इसीलिए जो क्रिटिसिज्म का काम है, एंटरप्राइज ऑफ क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म का काम है, मस्ट देन बी हैंडल्ड, वो सुपुर्द कर देना चाहिए, हवाले कर देना चाहिए किन लोगों के, प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल क्रिटिक है उनके हवाले करना चाहिए, एंड नॉट बाय एमेच्योर। एमेच्योर माने जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं पता, उन लोगों के हवाले क्रिटिसिज्म को नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रिटिसिज्म को प्रोफेशनल लोगों के हवाले करना चाहिए। रैंसम सेज दैट द आइडिया इज नॉट हिज प्राइवेट वन। ये कह रहे हैं कि जॉन क्रो रैंसम ने जो आइडियाज दिए हैं, सारे जो आइडियाज हमने यहाँ पर बात की है कि ये इनके प्राइवेट आइडिया नहीं है, बल्कि प्रोफेसर रोनाल्ड एस क्रेन ने इसके बारे में बात की थी शिकागो यूनिवर्सिटी में। और जो प्रोफेसर रोनाल्ड एस क्रेन है, ये एक बहुत ही ग्रेट प्रोफेसर रहे हैं, और सबसे पहले इन्होंने बात की है, एडवोकेट माने वकालत करना, सबसे पहले इन्होंने बात की थी, कह रहे हैं इट एज अ मेजर पॉलिसी फॉर डिपार्टमेंट्स ऑफ इंग्लिश, के इंग्लिश डिपार्टमेंट की जो एक मेजर पॉलिसी है उसके बारे में प्रोफेसर रोनाल्ड एस्क्रेन ने बात की है। प्रोफेसर एस्क्रेन एक न्यू एरिस्टोटलियन थ्योरी के एक लीडिंग फिगर रहे हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने एक बहुत ही लैंडमार्क किताब लिखी है। उनकी किताब का नाम है द लैंग्वेज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। प्रोफेसर एस्क्रेन की बुक द लैंग्वेज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री, कह रहे हैं बहुत ही बेसिकली एक किताब है, फॉर्म द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ द ग्रुप। ये जो इनका ग्रुप है न्यू एरिस्टोटलियन शिकागो ग्रुप जो है इनका, इसके ऊपर बेस ये किताब लिखी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो पूरी इनके बारे में आइडियाज हैं, जो कंसेप्ट हैं इनके, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।